वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी मीडियम में समष्टि अर्थशास्त्र पहले से अवेलेबल है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ये हमारी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्जन चल रहा है। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियरी गैप क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। इसको हम डायग्राम की सहायता से भी देखेंगे और टेबल के सहायता से भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ध्यान दें, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। वो वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व के नाम पे भी है और एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व के नाम पर भी है। दोनों के सेपरेट वीडियो है, वो जरूर देख लें ताकि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ जाए। फिर भी बेसिक जानकारी मैं दे देता हूं। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड मेड फॉर all final goods and services in an economy during an accounting year। एक लेखांकन जो वर्ष होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, हम सभी जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च का हमारे यहाँ अकाउंटिंग ईयर होता है। पूरी नेशनल इनकम, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में ही होता है, ठीक है। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी फाइनल गुड्स, ध्यान देना ओनली फाइनल गुड्स, हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है और उसकी टोटल डिमांड कितनी हुई है इकोनॉमी की तरफ से, उसी को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड। फाइनल गुड क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो पहले से बनाया जा चुका है। तो कहने का मतलब जितना भी हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी जो डिमांड है उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम। इन अदर वर्ड्स, aggregate demand is the expenditure incurred on the purchase of all final goods and services during an accounting year। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड और कुछ नहीं, आपने जो एक्सपेंडिचर किया है उसी को शो करता है। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की, और डिमांड जब की है तो उनके ऊपर एक्सपेंडिचर भी होगा। तो एक तरह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या बताता है, इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर को भी शो करता है, ठीक है। और इसी कारण टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी क्या होती है, सी प्लस आई। ध्यान देना, टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, जबकि हम इसको देखें तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी, और फोर सेक्टर में एडी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमारी फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो अभी हम केवल टू सेक्टर इकोनॉमी ले रहे हैं, आप चाहें तो थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर भी इसी तरह से कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमने एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग देख ली। अब हम जल्दी से मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई भी देख लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितना हमने प्रोडक्शन किया है, ध्यान देना, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का हमने इकोनॉमी में प्रोडक्शन किया, उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, उस मॉनेटरी वैल्यू को ही हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। सिंस द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इज द सेम एज द इनकम जनरेटेड, देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी में जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसके बराबर ही, उसके इक्वल में ही इनकम भी जनरेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसके बदले में फर्म को क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। उतने ही जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको उतनी ही इनकम मिलती है। इसी कारण से इकोनॉमी में जितना आप प्रोडक्शन करते हैं उतनी ही इनकम जनरेट होती है, और जितनी इनकम जनरेट होगी उतना ही एक्सपेंडिचर होता है। इसीलिए आप आगे जब चलकर इसका और स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई होता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल इनकम और ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर तीनों इक्वल होते हैं। कहने का मतलब प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेरा चैप्टर
टॉपिक देखा होगा आप, मैंने ये क्लियर कर दिया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो में चलती है और प्रोडक्शन इनकम के इक्वल होता है। जितना प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी में उतनी ही इनकम जनरेट होगी और जितनी इनकम होती है उतनी ही एक्सपेंडिचर होती है, इस कारण से इक्वल होता है। इसी कारण से हम क्या कहते हैं, AS इज इक्वल टू वाई होता है। अब हम सभी जानते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में AS का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब हम आगे आते हैं, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है इसको देख लेते हैं। व्हेन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, इट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। जब आपका क्या हो, ध्यान देना, AD लेस देन AS, देखो इसको मैं और क्लियर कर देता हूं पहले। इट इज द लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू विच इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द इकोनॉमी। अब इसकी सारी कहानी जो क्या है डेफिशिएंट डिमांड की, वो ये है, इतनी सी कहानी है कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, जब AD लेस देन AS हो, किस लेवल पर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो उसे हम डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे। हर जगह नहीं, अगर केवल ये लिखा आपने AD लेस देन AS होता है इससे डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आपको क्या लिखना है, AD लेस देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तब जाकर उसे हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड क्या हुई, जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, जितनी आपको फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड चाहिए उससे कम डिमांड है, उससे लेस डिमांड है, AD क्या है, लेस देन है AS से, तभी तो उसको हम डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे, लो डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो AD जब लेस देन AS होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। अब उससे ये वीडियो और देख रहे हैं आप, उससे पहले आप ये भी देख लेना अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आए। आप चैप्टर वाइज देखते चलें वीडियो ताकि आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आए। अगर आप बीच में आकर कोई वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारा AD AS है, ये हमने नेशनल इनकम ली है। अब ये डायग्राम बना कैसे है, पहले मैं रफली आपको बना के बता देता हूं। ठीक है, तो ये हम इसको Y एक्सिस और X एक्सिस लेंगे। ठीक, ये हमारा 45 डिग्री लाइन का Y इज इक्वल टू AS कर्व हो जाएगा, ये 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा AD कर्व हो जाएगा, ADF, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट वाली AD मान लेंगे। ठीक है ना, और ये हमारा हो जाएगा EF क्यों, इक्विलिब्रियम पॉइंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये हमारी YF हो जाएगी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली इनकम। फिर यहां से हम क्या कहने वाले हैं, ये है हमारा C प्लस I। हम बोलेंगे कि माना इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाती है, अब इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट में कमी होगी तो क्या होगा, AD भी डिक्रीज होगी, तो AD डिक्रीज होगी क्या हो जाएगी, AD1 विच इज इक्वल टू C प्लस I माइनस डेल्टा I। ठीक है, अब हम इस चित्र में इसको समझ लेते हैं पूरा का पूरा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए इस साइड में हमने AD इज इक्वल टू AD और AS लिया है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इधर लिए, नेशनल इनकम इधर लिए। अब ध्यान दें, ये हमारी 45 डिग्री जो अभी मैंने बताई 45 डिग्री लाइन है। ठीक है, Y इज इक्वल टू AS, ये क्यों 45 डिग्री है, इसके ऊपर अलग से वीडियो है, आप जरूर देखें वो वीडियो। फिर ये हमारा इनिशियल AD कर्व है जिसको हमने मान लिया है, ध्यान रखना ये हमने मान लिया है कि ये कौन सा कर्व है, ADF। कौन सा ADF, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसको हमने ये माना है कि ये AD हमारा ADF है जो कि C प्लस I से मिलकर बना है। ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम कहां होगा, इक्विलिब्रियम की हमारी जो कंडीशन है AD इज इक्वल टू AS होती है। तो जहां AS और ADF दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है यहाँ पे इस जगह पे, तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, EF का मतलब एम्प्लॉयमेंट एट फुल इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, हमने इसको नाम दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो EF पॉइंट है इसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर हमने कहा माना, अब हम बोल रहे हैं सपोज कीजिए कि इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाती है, डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है आपका। जैसे ही इन्वेस्टमेंट में
कोई कमी होती है, डिक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट, एडी से नीचे की तरफ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, ये AD1 विच इज इक्वल टू C प्लस आई माइनस का डेल्टा आई। ये माइनस डेल्टा आई क्यों लिखा, डेल्टा आई दिखाता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसको लिखेंगे प्लस डेल्टा आई, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, और अगर हम इसको लिखते हैं माइनस का डेल्टा आई तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे ही इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ तो ये AD1 आ गया, C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, और ये हमारा नया कर्व बन गया है AD1। ठीक है, अब जैसे ये कर्व बना, ये नया कर्व AD1 कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस AS कर्व को, ये कर रहा है यहां। तो इसे हम कौन सा पॉइंट कहेंगे, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों कहलाएगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट जब ये है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये रहा YF, इसके अकॉर्डिंग हम यहां नीचे आए ना, तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से जो पहले इक्विलिब्रियम होता है उसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, ये देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब अब हम कहां आ गए, YU वाले पॉइंट पर, यानी कि नेशनल इनकम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमी में इतना ये जो एरिया है ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ये क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। किसके कारण हुआ ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये हुआ AD डिक्रीज होने के कारण ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ गई और इतनी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। ठीक, अब बात आती है डेफिशिएंट डिमांड कितनी है। तो जितनी डिमांड डिक्रीज हुई है ना, उसी को हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। तो कितनी डिमांड डिक्रीज हुई है, पहले डिमांड कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक डिमांड थी। ठीक है, EF से लेकर YF तक थी पहले डिमांड शुरुआत में ADF वाले पे। ठीक है, और अब नई डिमांड कितनी हो गई है AD1 वाले पे, G से लेकर YF, ये यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब कितनी डिमांड डिक्रीज हो गई, ये जो डिमांड है ये डिक्रीज हो गई है। अब मैं इसको क्लियर कर दूं तो देखिए ये वाला एरिया डिमांड डिक्रीज हुई है, इसी को हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड के कारण डिफलेंशियरी गैप होता है, जिसमें प्राइजेस क्या होती हैं, डाउन जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट डाउन जाता है, नेशनल इनकम जो होती है वो भी डाउन जाती है, प्रोडक्शन भी डाउन जाता है। ठीक है, कि ये है सारा का सारा इसका प्रोसीजर। अब हम आगे देख लें, तो इसको आगे देखा तो हम इसको टेबल से देख लेते हैं। ये हमारी नेशनल इनकम हो गई 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। फिर ये एग्रीगेट सप्लाई हम पहले ही बोल चुके हैं, Y इज इक्वल टू क्या होता है, AS। इस कारण से आप देखेंगे Y और AS की टेबल दोनों सेम है। हमने यहां आकर 60 के लेवल पर आकर AS को क्या कर दिया है, कांस्टेंट। आप देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई 60 के बाद इंक्रीज, ना तो इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट हो गई ना, 60 पे कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब हमने इस 60 को क्या माना है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला लेवल माना है। हमने इसको ये मान लिया है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला लेवल है। ठीक है, अब आप देखेंगे एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 30, 35, 40, 45, 50, 55, और यहां आकर ये कितनी हो जाती है, 60। तो ये है हमारा YF, हमने मान लिया ये YF है। तो इस लेवल पर एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, 60, एग्रीगेट डिमांड भी कितनी है, 60। तो इसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हमारा क्या बन जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे नेशनल इनकम कितनी है, 60, एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी है, 60, और AD भी कितनी है, 60। कैसे पता चला ये फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसे पता चला क्योंकि इसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। हम इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पहले ही फुल यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, जिसके कारण ये 60 से आगे अब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक, तो ये हो गई हमारी इनिशियल डिमांड के कारण। अब हमने कहा माना इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है, तो नई AD क्या हो जाएगी, AD1 इज इक्वल टू C प्लस आई माइनस डेल्टा। ये हमारी न्यू एग्रीगेट डिमांड हो गई है। ठीक, तो हमने कितने की डिक्रीज किया, हमने 10, हमने इन्वेस्टमेंट में कितने रुपीज की इन्वेस्टमेंट को कम किया है, कितना डिक्रीज किया है, 10 के इक्वल टू। तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30,
45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35। इस तरह से हमने 10 के लेवल पर इसको डिक्रीज कर दिया है, तो ये हर जगह 10 डिक्रीज होगी तो हमारे पास ये टेबल बन के आ जाएगी। अब देखिए नया इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है, नया इक्विलिब्रियम हो रहा है AS ये रही 40 और AD1 कितनी है, ये 40। ये है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्यों है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए AD कितनी होनी चाहिए थी, 60, लेकिन अब डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, 40, इसलिए इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे और ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया है 40 एंड 40, इसलिए इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक, अब बात आती है डिफरेंशियल गैप या डेफिशिएंट डिमांड का कितनी है। तो देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें डिमांड कितनी चाहिए, 60। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें डिमांड कितनी चाहिए, 60, तभी वो 60 इज इक्वल टू 60 होगा, AS इज इक्वल टू AD हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी हमारी डिमांड डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, 50। इसी को डेफिशिएंट डिमांड या डिफरेंशियल गैप कहेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें जो एग्रीगेट डिमांड है वो 60 चाहिए, लेकिन अभी डिक्रीज होकर हो गई है वो 50। इसी को डेफिशिएंट डिमांड या डिफरेंशियल गैप के नाम से जानते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं इसको, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। इसको देख लेते हैं। डेफिशिएंट डिमांड मींस दैट देयर इज ए लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। हम सभी जानते हैं डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, लेस है इकोनॉमी में। एंड टू ओवरकम दिस द अमाउंट ऑफ मनी विद द पीपल शुड बी इंक्रीज। तो अगर एग्रीगेट डिमांड को हमको इंक्रीज करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मार्केट में जो मनी है वो मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीज करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। हम सभी जानते हैं अगर लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और ये डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो कैसे पैसा पहुंचेगा, देखिए द गवर्नमेंट डज इट थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी एंड द सेंट्रल बैंक RBI डज इट थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। डेफिशिएंट डिमांड या डिफरेंशियल गैप को दूर करने की दो मेथड्स हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को कौन ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन ऑपरेट करता है, सेंट्रल बैंक, जो कि हमारा RBI है। ध्यान देना, मॉनेटरी पॉलिसी को RBI कंट्रोल करता है और फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब आगे देखते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे टूल्स हैं, आप इसके ऊपर सेपरेट वीडियो देख लें मेरा। SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, एटसेट्रा शुड बी रिड्यूस्ड। तो इन सबको हम, इन रेट्स को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। किस केस में, डेफिशिएंट डिमांड के केस में हम इन रेट्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जैसे ही रेट्स रिड्यूस होंगी तो जो बैंक की लोन देने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा लोन देगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा और ये डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये तो RBI का स्टेप है। फिर है गवर्नमेंट का स्टेप, एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिशिएंट डिमांड को दूर करने के लिए टैक्स डिक्रीज करेगी, रिड्यूस करेगी टैक्सेस को, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी। जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट जब उस वक्त डेफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम चल रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, पैकेजेस जारी किए थे, कई लाख करोड़ रुपीस के पैकेजेस जारी किए थे। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया था ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे, और मार्केट में जब पैसा पहुंचेगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड को इंक्रीज करेंगे और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा कंप्लीट टॉपिक था डेफिशिएंट डिमांड का और डिफरेंशियल गैप का। उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, NPS, CCS, NPS रूल्स, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।